बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान ने भारत को कुलभूषण यादव तक कौंसल रसाई की तीसरी पेशकश कर दी है। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि तीसरी पेशकश के बाद भारत की जानिब से पाकिस्तानी पेशकश के जवाब का इंतजार है। पाकिस्तान इससे पहले 2 बार भारत को कुलभूषण यादव तक कौंसल रसाई दे चुका है। कुलभूषण से मुलाकात के दौरान भारतीय सफारतकारों ने शीशे पर एतराज किया और उनके इस एतराज के बाद शीशे को वहां से हटा दिया गया। लेकिन बात यहां पर नहीं खत्म हुई। भारतीय सफारतकारों ने इस बात पर भी इसरार किया कि कमरे में मौजूद जितने भी सिक्योरिटी एहलकार हैं इन्हें बाहर निकाला जाए। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस एतराज को मुस्तरद कर दिया गया, क्योंकि पाकिस्तानी हुकाम का यह कहना था कि यह सिक्योरिटी उनकी अपनी हिफाजत के लिए इस कमरे में मौजूद है। शीशा हटाने के बावजूद सफारतकार जो हैं वहां से दुम दबाकर भाग गए और कुलभूषण यादव की कोई बात जो है उन्होंने नहीं सुनी। अब भारत की नाज़रीन जो बदनीयती है वो खुलकर सामने आ गई है। ये रसाई नहीं चाहते थे, बल्कि पाकिस्तान की के खिलाफ जो है एक प्रोपेगेंडा जो है उसकी एक कड़ी हमें यहां पर नजर आई। भारतीय सफारतकारों ने अगर बात नहीं करनी थी तो रसाई क्यों मांगी? आलमी अदालत के तकाजों के मुताबिक साजगार माहौल दिया जाए जो पाकिस्तान ने मुहैया किया, लेकिन इसके बावजूद मुलाकात के वक्त भारतीय सफारतकार जो थे वो खौफजदा नजर आए। दोनों भारतीय सफारतकारों का जो रवैया था वो हैरान कुन था, जिस पे पूरी दुनिया भी हैरान है और कुलभूषण यादव तो हैरान ही था। व्यूअर्स, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 मार्च 2016 को बलूचिस्तान में भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को जो है गिरफ्तार किया था। कुलभूषण यादव पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्मियों में मुलविस रहा और भारतीय एजेंट ने तखरीबकारी की कार्रवाइयों में मुलविस होने का इतराफ भी किया। जुर्म साबित होने पर 10 अप्रैल 2017 को भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को सजाए मौत सुनाई गई थी। पाकिस्तान ने 17 जून 2020 को कमांडर यादव को कहा था कि सजा के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करे तो इसे कानूनी रहनुमाई फराहम की जाएगी। मगर भारतीय जासूस कुलभूषण यादव ने अपनी सजा के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने से इनकार कर दिया और भारतीय जासूस ने अपनी ज़ेर-ए-इल्तवा रहम की अपील पर फैसले का इंतजार करने को तरजीह दी। भारत ने आलमी अदालत इंसाफ से रजू करके कुलभूषण यादव की सजा पर अमल दरामद रोकने और उसकी रिहाई का मुतालबा किया। आलमी अदालत इंसाफ ने भारत की जानिब से कुलभूषण यादव की वापसी, रिहाई और फौजी अदालत का फैसला खत्म करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और पाकिस्तान को कुलभूषण यादव की सजाए मौत पर नजरसानी करने का कहा। भारत ने यह साबित कर दिया है कि इस खित्ते में अमन नहीं चाहिए। खित्ते के ममालिक भारत से नाला हैं। भारत, अगर हम ये कहें कि इस वक्त खित्ते में तनहा हो गया है तो गलत ना होगा। इसकी सबसे बड़ी मिसाल चीन है। चीन ने खैर सगाली का हाथ जब बढ़ाया, लेकिन भारत ने क्या किया? दुनिया को ये दिखा दिया और वाजे कर दिया कि पाकिस्तान जो है अमन चाहता है, लेकिन भारत जो है खित्ते में अमन नहीं चाहता। चाहे उसका हमसाया मुल्क नेपाल हो, चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कश्मीर हो, भारत खित्ते में अमन नहीं चाहता। नाज़रीन, यहाँ पर एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके साथ शेयर करना कि नून लीग के दौर में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये मामला उठाया गया, जो पाकिस्तान की कहा जाता है कि गलती थी। पाकिस्तान को इस मामले को आलमी अदालत इंसाफ में नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि ये मामला पाकिस्तान के अंदर का था, उस शख्स के बारे में था जो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के खिलाफ तखरीबकारी कर रहा था, दहशतगर्दी कर रहा था और उसका ताल्लुक जो है बहुत गहरा बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के साथ था। बलूचिस्तान में तखरीबकारी में वो मुलविस रहा। तो ऐसे शख्स के बारे में आलमी अदालत के पास जाना जो है पाकिस्तान को नहीं चाहिए था। इस तमाम चीज़ों पर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब कर लें। व्यूअर्स, डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। हम रुख करते हैं इस्लामाबाद का, जहाँ पे हमारे साथ ईसा नकवी मौजूद हैं। आप इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। आलमी अमूर पर उनकी बहुत ही गहरी नज़र है। बहुत शुक्रिया ईसा आपके वक्त का। पहले तो मुझे बताएं कि कुलभूषण यादव के हवाले से इस वक्त जो अपडेट्स क्या हैं आपके पास, क्योंकि तीसरी बार रसाई मिलना और फिर आगे से रिएक्शन आना, क्योंकि इंडिया का रिएक्शन जो है वो हमारे सामने बड़ा वाज़ेह है कि वो नहीं चाहते कि ये रसाई मिल सके, क्योंकि ताकि उन्हें कुछ मटेरियल चाहिए, कुछ कंटेंट चाहिए, कोई चीज़ चाहिए जिस पे वो दुनिया के सामने एक ऐसा झूठा नैरेटिव जो है वो रख सकें।
देखिए इरफान, अभी इसमें यानी कि जिस वक्त बहुत सारे लोग ये वीडियो देखेंगे, हो सकता है ये डेवलपिंग स्टोरी है और इसमें सिचुएशन तब्दील हो चुकी हो, लेकिन एज ऑफ नाउ व्हेन वी स्पीक, इंडिया इज येट टू रिप्लाई। इंडिया ने अभी तक तीसरी कॉन्सुलर एक्सेस का जो ऑफर है उसके ऊपर कोई रिप्लाई नहीं दिया, पॉजिटिव रिप्लाई नहीं दिया। दूसरी कॉन्सुलर एक्सेस की जो ऑफर थी पाकिस्तान की, उसको उन्होंने अवेल किया, और अवेल भी इस तरीके से किया कि उसके बाद उन्होंने एक शोर मचा दिया, ढिंढोरा मचा दिया। अच्छा, इस पूरे केस का जो बैकग्राउंड है, क्योंकि लोगों को मालूम है, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, या हो सकता है कि आप लेटर इन द वीडियो आपने ये एक्सप्लेन कर देना हो। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एज अ फॉरेन अफेयर्स कॉरेस्पॉन्डेंट और बड़ा क्लोजली इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन को कवर करते हुए मैं आपको अपना ओपिनियन भी शेयर कर देता हूँ और कुछ थोड़े से फैक्ट्स भी सामने रख देता हूँ। एक तो ये कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पहले तो पाकिस्तान को इस मामले को, जिस वक़्त इंडिया ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ले जाने की कोशिश की और वहाँ पर ये लेके गया, तो पाकिस्तान को वो जुरिस्डिक्शन तस्लीम नहीं करनी चाहिए थी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कौंसलर रसाई का मुआहदा मौजूद है। और वो कौंसलर रसाई का मुआहदा वो बाकायदा तौर पर ये कहता है कि अगर किसी भी मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो, जो कि इस केस में है, कुलभूषण जाधव जो है, वो एक आम शहरी नहीं है, वो कोई सहाफ़ी भी नहीं है, वो कोई माहीगीर भी नहीं है, वो कोई बिज़नेसमैन भी नहीं है। वो बाकायदा एक ऐसा शख्स जो कि एक छुपाई हुई कंसील शुदा आइडेंटिटी पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इशू किए हुए पासपोर्ट पर पाकिस्तान में मौजूद था। उसकी हुसैन मुबारक पटेल के नाम से और उस पासपोर्ट पे पाकिस्तान के ट्रैवल की हिस्ट्री मौजूद है। वो शख्स पाकिस्तान में जो कुछ करता था वो सबको मालूम है। माशकेल से वो पकड़ा गया, चाबहार में वो स्टेशन्ड था, वो आता था और यहाँ पर ये सब कुछ करता था। बलूचिस्तान में करता था, कराची में करता था, वो सारी डिटेल्स मौजूद है। उस शख्स के हवाले से ये मामला है नेशनल सिक्योरिटी का। वो जासूस था, वो हाज़िर सर्विस था। वहाँ पर पाकिस्तान का पहले सबसे पहले ये बनता नहीं था कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की ज्यूरिसडिक्शन को तस्लीम करते हुए इस मामले के ऊपर खुद भी चला जाता इंडिया के बुलाने पर। पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए था। लेकिन ठीक है, एक एज़ अ मैटर ऑफ पॉलिसी आपकी गवर्नमेंट ने उस वक़्त की, आपकी स्टेट ने डिसाइड किया कि नहीं, हम जब जाएँगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो आपका ये सारा मामला पूरी दुनिया को पता चलेगा। अभी तो 2 मुल्कों में बात चल रही है, फिर पूरी दुनिया का मीडिया इसको कवर करेगा और भारत एक्सपोज़ होगा। आप इस पॉलिसी के तहत चले गए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फिर एक डिसीजन दे दिया। 17 जुलाई 2019 को, गुज़श्ता साल, डिसीजन दे दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि आप कौंसलर रसाई दें, अपने कवानीन के तहत दें, और उसका इफेक्टिव रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन हो उसके केस की। सही। फिर 2 सितंबर को, एक वक़्त गुज़रने के बाद 2 सितंबर को आपने कौंसलर रसाई दी। उस वक़्त डीजी साउथ एशिया एंड सार्क होते थे डॉक्टर मोहम्मद फैसल, आजकल जर्मनी में सफ़ीर हैं पाकिस्तान के। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा भी थे। वो उस वक़्त के जो डिप्टी हाई कमिश्नर थे भारत के पाकिस्तान में, गौरव आहलूवालिया, उनके साथ वो एक गाड़ी में बैठ के गए एक सब जेल में, ये कौंसलर रसाई अमल में लाई गई। उसमें एक पार्टीशन में डॉक्टर फैसल भी मौजूद थे, उसकी रिकॉर्डिंग भी हुई, 2 घंटे 9 मिनट की वो कौंसलर रसाई थी। और इंटरकॉम के ज़रिए दोनों लोग आपस में बातें कर रहे थे। वो कौंसलर एक्सेस हो गई, वो काफ़ी थी। क्योंकि आप कौंसलर रसाई दे रहे हैं और दुनिया भर में जो कौंसलर रसाई का मुआहदा है वो वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 के तहत होता है, और यही जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का डिसीजन था कि आर्टिकल 36 ऑफ वियना कन्वेंशन ऑन कौंसलर रिलेशंस 1963 के तहत आप कौंसलर रसाई दें। अब आप, मजे की बात है कि बहुत सारे लोग इस पे तबसरा कर रहे हैं, उन्होंने वियना कन्वेंशन पढ़ा हुआ नहीं है। वो कह वियना रहे हैं कन्वेंशन कि आपने, मैं आपके बात को आगे बढ़ा देता हूं, जिसका बल्कि मेरा सवाल भी है कि ओपोजिशन की जमातें, बिलावल भुट्टो का बड़ा जबरदस्त एक रिएक्शन इसके ऊपर आया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कहा कि अगर ये काम हमने किया होता, ऑर्डिनेंस लाने का, चुप चुपीते आपने एक दुश्मन को क्यों ऑर्डिनेंस लाकर और मुलाकात करवाई। तो ये सवाल तो अब किए जा रहे हैं। नहीं, इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ। देखें, एक तो जो वियना कन्वेंशन का आर्टिकल 36 है, वो काउंसलर को तो डिफाइन करता है, हम्म। वो एक्सेस को डिफाइन नहीं करता, रसाई को, कि क्या होगा तो आप समझेंगे कि ये अमल में लाई गई है। काउंसलर कौन होगा ये बताया हुआ है उसमें,
वियना कैसी कन्वेंशन रिसाई में। होगी, इसमें ये भी मेंशन है कि किस हद तक ये रिसाई दी जाएगी? शीशे नहीं, का कमरा होगा? ये नहीं नहीं नहीं, ये मुल्क की कवानीन है, उनके मुताबिक होगा। आपको माजी में ऐसी मिसाल भी मिलती है कि चाइना ने एक मुल्क के कैदी को रसाई उस मुल्क के जो एम्बेसी है उसको इस तरह दी थी कि 100 फुट से दिखाया था कि ये आपका बंदा है हमारे यानी पास। ये जो बाज़गश्त है कि जनाब वहां पे इंडियन मीडिया इस वक्त जो है बहुत बोल रहा है, और वो कह रहे हैं कि वहां पे सर्वेलेंस में जो है चीजें मौजूद थी, अंडर सर्वेलेंस वो कमरा था, फिर वहां पे लोग ज्यादा थे, वगैरह वगैरह। तो यार ये एक बंदा है जिसका जो अगर अगर चलें ठीक है, हम ये पाकिस्तानी होके बात ही नहीं करते। लेट अस सेट आवर नेशनैलिटी असाइड। एक बंदा है, अगर वो मान लिया जाए कि वो वही है जो हम क्लेम कर, जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है, तो वो बंदा कितना ट्रेंड होगा। और उसको 4 साल के बाद 5 साल के बाद एक मौका मिल रहा है, उससे दो बंदे मिलने के लिए आ रहे हैं, उनमें से वो एक बंदे को तन्हाई में, जहां कोई सिक्योरिटी वाला मौजूद नहीं, कोई शीशे की दीवार मौजूद नहीं, वो उनमें से एक बंदे को मार देता है या जख्मी कर देता है। कौन जिम्मेदार और होगा? तो पाकिस्तान और इंडिया की बाकायदा एक डिप्लोमेटिक रो स्टार्ट हो जाएगी, जंग स्टार्ट हो जाएगी इस बात पे। अब ये तो इस ये तो कोई बात बचकाना में, बात है ना। आप शर्ती इसमें ऐसे। इंडिया मीडिया जो है उसके, हालांकि वो राई का पहाड़ बनाना बहुत जानते हैं, लेकिन कोई रिएक्शन वहां से कोई इस तरह का नहीं आया कि पाकिस्तान के इस इकदाम को, कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के हवाले से या फिर खित्ते में अमन की जो बात करते हैं हम, उसको कोई अच्छे तरीके से बयान किया हो। उन्हें हर चीज के अंदर जो है कोई ना कोई सियासत, कोई ना कोई तखरीबकारी जो है वो नजर आती है। रसाई का मामला कंप्लीट कर लें। अच्छा, पहली रसाई आपने दे दी 2 सितंबर को, उसके बाद आपको दूसरी कौंसलर रसाई नहीं देनी चाहिए थी। हम्म। ये मैं समझता हूं कि आपने रसाई दे दी, आपने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले पर अमल दरामद कर दिया। अब दूसरी कौंसलर रसाई की कोई ऐसी चीज नहीं थी उस फैसले में। जब उनकी फैमिली दूसरी मिली थी, जब फैमिली को नहीं, वो मिलाया गया। फैमिली कौंसलर रसाई नहीं थी। फैमिली 25 दिसंबर 2017 को उनकी मुलाकात हुई, उसकी बीवी और उसकी मां की। वो कौंसलर रसाई नहीं थी, वो उसकी फैमिली थी, जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे पाकिस्तान ने उसको वो मुलाकात करवा दी। दैट हम्म। वाज अ मीटिंग। उसके बाद जो पहली कौंसलर रसाई थी वो गुज़श्ता साल 2 सितंबर को हुई। दूसरी कौंसलर रसाई हुई आज से 3-4 दिन पहले। तो तीसरी कौंसलर आपको ये लगता है ईसा कि ये रसाई नहीं देनी चाहिए थी पाकिस्तान को, और हम दूसरी कौंसलर माली रसाई नहीं सतह देनी पे चाहिए थी। उनको सिर्फ और सिर्फ कमजोर हुए हैं? कलभूषण, सिर्फ और सिर्फ नहीं, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। तो दूसरी कौंसलर रसाई में देने के बजाय उनके जो लॉयर हैं, उसके डॉक्यूमेंट अगर रिव्यू पिटीशन के लिए वकालतनामा साइन करवाना था, वो साइन करवा देते। और उसके बाद अगर वकील जो कि पाकिस्तानी होता, उसको हायर कर लेता अगर इंडियन हाई कमीशन, तो हम्म। उसको एक्सेस दे दिया जाता, ना कि ये कि आप इंडियन हाई कमीशन के लोगों को देते। लेकिन जब आपने दूसरी दे दी और उसके ऊपर ड्रामा लगा दिया इंडिया ने, फिर आपने अच्छा किया कि आपने तीसरी ऑफर करा दी कि आए आप अब अपनी मर्जी की शराइत पे ले। देखिए, दूसरी गलती थी, तीसरी चाल है। दूसरी हमारी गलती थी, तीसरी हमारा हमारा हमने अब एक और कार्ड खेल दिया है। उसकी वजह क्या है कि जो इंडिया चाहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि दे डोंट हैव एनी ग्राउंड्स टू प्रूव हिम इनोसेंट, हर चीज उसके खिलाफ मौजूद है। तो उनको बहाना चाहिए इस मामले को दोबारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ले जाने के लिए। बिल्कुल सही। इंटरनेशनल कोर्ट, अगर आप अपना दूसरी कौंसलर रसाई की गलती करने के बाद ग्राउंड लूज कर देते, उस मामले पे इंडिया ले जाए आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अगरचे वो भी एक वीकर ग्राउंड है, लेकिन यहां पर जब आपने तीसरी कौंसलर रसाई की उनकी शराइत के ऊपर ऑफर कर दी, इंडिया उसको अवेल नहीं कर रहा, तो ये इंडिया की चॉइस है ना। बिल्कुल वो सही। क्या, वो क्यों जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अच्छा, ये हो गया पहलू। तहरीक इंसाफ ने क्या किया है, और ये जो बहुत सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं, इसमें मैं आपको टेक्निकली बताता हूं। देखें, अगेन बात वहीं से आर्गुमेंट मेरा क्विकली स्टार्ट करता हूं कि आपको पहली बात, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जुरिस्डिक्शन गुज़श्ता हुकूमत को नहीं माननी चाहिए थी। आपने मान ली, आप चले गए, अब आपने उसका फैसला भी मानना है। या तो आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को कहते ना कि हमारा तो कौंसलर रसाई का मुआहदा है एक दूसरे के साथ, हम उसके तहत ये मामला चला रहे हैं और हम आपकी जुरिस्डिक्शन तस्लीम नहीं करते। कितने केसेस हैं, अमेरिका का केस है, अर्जेंटीना का केस है। अमेरिका ने कम से कम 4 मरतबा ऐसे मामलात के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जुरिस्डिक्शन तस्लीम नहीं की। एक जर्मनी का केस था, एक
गालिबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैक्सिको का केस था। तो ये तो केसेस हिस्ट्री में मौजूद है। आपने कर ली तस्लीम, जब आपने तस्लीम कर ली तो फिर आपने उसका फैसला भी तस्लीम करना है। राइट, राइट। अच्छा, उसमें उसमें कोई ऐसा प्रेसिडेंस मौजूद नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा कानून मौजूद नहीं है कि इस तरीके से एक जासूस पकड़ा गया हो। पहला वाकया है, पहले वाकयात बहुत सारे होते हैं, उनके हवाले से आपको कवानीन बनाने पड़ते हैं। जिस वक़्त इंटरनेट नहीं था तो साइबर क्राइम नहीं होता था, साइबर क्राइम नहीं होता था तो साइबर क्राइम का बिल भी नहीं था, कानून भी नहीं था। तो जिस वक़्त जासूस नहीं पकड़ा गया था और जासूस सर्विंग नहीं था और उसका मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं गया था, तो उसका कानून भी मौजूद नहीं था। अब आपने लेके आना था कानून। 2 अ, ये ऑर्डिनेंस जारी होना गलती नहीं है, इस ऑर्डिनेंस को खुफिया रखना गलत है। उसके ऊपर आपको ओपनली कर देना चाहिए था। आपने 20 मई को किया ऑर्डिनेंस जारी और आपने उसको अनाउंस किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज से गालिबन 1.5 हफ्ता पहले, 1.5 या 2 हफ्ते पहले मुझे याद है, जो डीजी साउथ एशियन सार्क हैं जाहिद हफीज चौधरी, उन्होंने और जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है इरफान अहमद, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की दफ्तर खारजा में। उन्होंने बताया कि हमने 20 मई को ये ऑर्डिनेंस जारी किया था। अब आपको पहली बात ये कि आपको ये मामला पार्लियामेंट में जब आईसीजे का डिसीजन आया था, उसके बाद आपने पहली कौंसलर रसाई दी थी और आपने ये सोचा कि अब आपने गो अहेड करना है और आईसीजे के डिसीजन बिल्कुल। की इम्प्लीमेंटेशन करनी है, तो आप ये मामला पार्लियामेंट में ले जाते, पार्लियामेंट में ले जाके इसके ऊपर वो कर लेते। यहाँ पर तहरीक इंसाफ का मसला क्या हुआ? मसला ये हुआ कि यहाँ तो कश्मीर के मामले के ऊपर अपोजिशन साथ नहीं बैठती तो कुलभूषण के मामले पे कैसे कैसे बैठेगी? बैठती? बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये बिल्कुल ये गालिबन ये मामला हुआ आई तो आई इसको थिंक बड़ा। मैं आपकी बात को समराइज भी कर देता हूँ जाते-जाते। आई थिंक कि ऑपोज़िशन को एक चीज़ चाहिए थी खेलने के लिए। ऑब्वियसली उनकी इस वक़्त हालत जो है बहुत ख़राब है। उनके मामलात जो हैं बहुत सारे इस वक़्त डिसाइसिव मोमेंट्स हैं उनके लिए। क्या किया जाए? किस तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत पर जो है मुश्किल टफ़ टाइम उन्हें दिया जाए, तो एक उन्हें चीज़ मिलेगी जिसके ऊपर वो कुछ जो रिएक्शंस वहाँ से आ रहा है। ख़ैर ईसा, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो भी फैसला करता है इस पूरे मामले में कुलभूषण जाधव के हवाले से पाकिस्तान की सालमियत को मद्देनज़र रखकर और बड़ा अच्छा फैसला होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने कुलभूषण यादव जो हैं इस वक़्त एक्टिव हैं पाकिस्तान में। तो आपने जिस तरह कहा कि ऐसा ऑर्डिनेंस होना और फिर कानून का होना, और मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इनिशियली कुछ फैसले गलत किए, ऐसा लग रहा था हमें, लेकिन उन्होंने अपनी गलती को जो है वो सुधार लिया है एंड दे हैव प्लेड रियली वेल। बहुत शुक्रिया ईसा। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। लंदन से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।